नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या डेडली कोरोना वायरस के एक्सपोर्टर चीन ने फिर दुनिया को एक नया खतरनाक वायरस दे दिया है? बताएंगे आपको सच्चाई और दिखाएंगे कि इस वायरस के निशाने पर किस उम्र के लोग ज्यादा हैं, और यह भी बताएंगे कि बीते 24 घंटे में वायरस ने क्या ऐसा रंग दिखा दिया कि हिंदुस्तान कोरोना काल को याद करके एक बार फिर सिहर गया। देश का मूड मीटर में हम आपको लगातार महाकुंभ की महागाथा दिखा रहे हैं और आज उसी कड़ी में हम आपको दिखाएंगे नागा साधुओं की छावनी के खिलाफ किसने रची थी जहरीली साजिश, ये विस्तार से आपको बताऊंगा। और देश का मूड मीटर की तीसरी स्टोरी में आपको बताएंगे कि कौन है वो शख्स जिसे मिल रही है 48 करोड़ रुपए की दिहाड़ी, यानी कि उसकी सैलरी जब महीने में सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। लेकिन शुरुआत वायरस के आतंक की खबर के साथ। तो वायरस का जिक्र होते ही हम सब कोरोना काल में पहुंच जाते हैं। वो दर्दनाक तस्वीरें सामने आने लगती है जेहन में जब दुनिया में सांसों का संकट छाया हुआ था। लॉकडाउन की मुसीबतों से लेकर शमशान से उठते धुएं तक हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ये चाहता हो कि वो दर्दनाक दौर दोबारा वापस आए। इसलिए आज जब एक नए वायरस की आहट सुनाई पड़ रही है तो दुनिया सिहर गई। चौतरफा दहशत का माहौल है, हंगामा मचा हुआ है। वायरस की एक खबर से शेयर मार्केट लगभग क्रैश हो गया। सरकारों को सामने आकर बयान देना पड़ रहा है कि डरने वाली कोई बात नहीं। इस नए वायरस टेरर के सेंटर में जो वायरस है उसका नाम है HMPV, यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इस वायरस की वजह से दूसरी महामारी के मुहाने पर हैं? क्या जिस चीन पर दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगा, उसी चीन के वुहान लैब में मौत का एक नया सामान बनकर तैयार हुआ है? तो बने रहिए हमारे साथ। अगले कुछ मिनटों में आपके सामने हर सवाल का साइंटिफिक जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि वायरस वाला खौफ तेजी से फैला। तो देश में अब तक HMPV के 3 मामले सामने आए हैं। 2 केस कर्नाटक से, जबकि एक मामला गुजरात के अहमदाबाद से। कर्नाटक में एक 8 महीने का बच्चा और 3 महीने की बच्ची संक्रमित बताई गई और अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे के साथ को HMPV से संक्रमित होने का दावा किया गया। अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती बच्चा राजस्थान के डूंगरपुर का है, जिसे सांस संबंधी दिक्कतों के बाद 24 दिसंबर को अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दावा किया जा रहा है कि इन तीनों बच्चे या उनके परिजनों ने हाल फिलहाल में देश से बाहर कोई यात्रा नहीं की। इसीलिए अब यह भी सवाल उठ रहा है कि अगर देश से बाहर कोई यात्रा नहीं की तो ये वायरस की चपेट में आए कैसे? इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिन बच्चों को HMPV का संक्रमण पाया गया है, जिन बच्चों में, उनमें से किसी की भी हालत गंभीर नहीं है और यह एक बहुत ही अच्छी बात, बल्कि यूं कहें कि साधारण सर्दी जुकाम जैसे लक्षण। एक बच्चे को तो अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। अब सवाल यह है कि बच्चों का इस तरह बीमार होना या जिस तरह के सिम्टम हैं उन बच्चों में, यह कोई बहुत नई और कोई बड़ी बात नहीं। फिर इस वायरस के चंगुल में आने वाले बच्चों को लेकर इतना डर क्यों है? तो इसकी वजह है कुछ तस्वीरें, और वो तस्वीरें आ रही हैं चीन से। पिछले 72 घंटों में सोशल मीडिया पर ये सारे वीडियोस जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बहुत तेजी से वायरल हुए और दावा किया जा रहा है कि ये सारे के सारे वीडियो चीन के अस्पतालों के, जहां वायरस की वजह से बहुत बड़ी तबाही मची है। हाल कमोबेश वैसा ही दिख रहा है जैसा कोरोना के पीक टाइम पर था। अस्पतालों में फिर से मारामारी है बेड की, मरीजों को बेड नहीं मिल रहा। दावा किया जा रहा है कि चीन में इतना बुरा हाल है कि बताया नहीं जा सकता। इसी HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस की वजह से यह स्थिति बनी। दावा किया जा रहा है कि चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने
इस वायरस से निपटने के लिए कई तरह के प्रोटोकॉल लागू किए। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई इमरजेंसी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हालात अच्छे बिल्कुल नहीं। इस खबर के बाद पूरी दुनिया एचएमपीवी से डर रही है, क्योंकि कोविड के दौरान की भी अगर याद करिएगा तो शुरुआत में इसी तरीके से मामले सामने आए थे और धीरे धीरे इस बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया था और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। दहशत की दूसरी वजह यह भी है कि चीन का वायरस के बारे में जो जानकारी देने का जो तरीका है वो बहुत ही संदिग्ध रहा। कोरोना की शुरुआत में भी चीन ने इसे दबाने और छिपाने की कोशिश की थी और बाद में क्या हुआ, पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि यह भी याद रखना होगा कि सोशल मीडिया पर किए जाने वाले हर दावे को सही नहीं माना जा सकता, हर तस्वीर को सच नहीं माना जा सकता, और खास करके अगर पब्लिक हेल्थ जैसे सीरियस मामला हो तो सोशल मीडिया पर यकीन करना ठीक नहीं है। इसलिए जो सरकार कह रही है, जो अथॉरिटी कह रही है, उसको गौर से सुनना और समझना जरूरी है। अब सवाल यह है कि इस वायरस से जुड़े कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिसका कि लोग जवाब जानना चाहते हैं। तो हमने आमतौर पर इस वायरस को लेकर सामने आ रहे सारे सवालों को देश के कई डॉक्टर, नामी गिरामी डॉक्टरों से समझने की कोशिश की है, उसका जवाब और उसका साइंटिफिक जवाब तलाशने की कोशिश की। तो सबसे पहला सवाल यह है कि आखिरकार एचएमपी वायरस है क्या। तो इसका जवाब है कि एचएमपीवी एक आरएनए वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पैदा करता है। इससे खांसी या गले में घबराहट या घरघराहट हो सकती है, नाक बहने वाली शिकायत हो सकती है, गले में खराश हो सकती है। इस हिसाब से अगर देखें तो यह भी एक तरीके से कोविड-19 की तरह का ही एक वायरस जान पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एचएमपीवी वायरस फैलता कैसे है। तो इसका जवाब यह है कि एचएमपीवी वायरस खांसने और छींकने की वजह से फैलता है और उसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसकी वजह से संक्रमण होता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका जो फैलने का तरीका है वो भी कोरोना वायरस की तरह है। अब एक सवाल और जो पूछा जा रहा है वो ये कि क्या यह वायरस कोरोना की तरह पूरी दुनिया में फैल सकता है। तो इसका जवाब है कि यह कोई नया वायरस नहीं है। पिछले साल चीन में इसके फैलने की खबर सुनी गई थी। इसी तरीके से 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे कई देशों में इस वायरस के बारे में पता चला था। सबसे पहले नीदरलैंड में 2001 में इसका पता लगा था, लेकिन लोग मानते हैं कि कम से कम 50 साल से ज्यादा समय से वायरस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद रहा है और इसकी मौजूदगी दुनिया में कमोबेश हर महाद्वीप में रही, इसलिए नया वायरस नहीं। अब अगला सवाल यह है कि इतने साल से अगर बीमारी है तो क्या इस बीमारी का कोई इलाज या कोई वैक्सीन है। तो जवाब में बताया जा रहा है कि एचएमपी वायरस के लिए अभी तक कोई एंटीवायरल दवा नहीं बनी और इस वायरस से निपटने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन विकसित नहीं की गई। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी तक चीन में फैल रहे एचएमपीवी वायरस को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं किया है। हालांकि भारत समेत चीन के कई पड़ोसी देशों ने WHO से इस बारे में सही अपडेट जारी करने की मांग की। हिंदुस्तान भी ऐसी घड़ी में चाहेगा कि WHO चीन से सही और सटीक खबर हासिल करे और दुनिया से साझा करे, क्योंकि ऐसा ना हो कि चीन हकीकत छिपाता रहे और बाद में हालात हाथ से बाहर निकल जाए। अब एक और तस्वीर देखिए। भारत में जो अब तक 3 केस आए हैं वो तीनों के तीनों बच्चों के संक्रमित होने की, जो तीनों मामले हैं वो तीनों में ही बच्चों को संक्रमण हुआ। इसीलिए यह सवाल किया जा रहा है कि क्या यह 14 साल से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा होने वाली बीमारी है। तो इसका जवाब यह है कि एचएमपीवी वायरस 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अपेक्षाकृत ज्यादा संक्रमण होता है उनमें, और उसकी वजह यह है कि नवजात बच्चों में इम्यूनिटी जो होती है वो कमजोर होती है अपेक्षाकृत, और वो संक्रमण से लड़ने के लिए पर्याप्त एंटीबॉडी नहीं बना पाती।
इसके अलावा शिशुओं का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी काफी नाजुक होता है, जिससे कि वायरस आसानी से उसे अटैक कर पाता है और प्रभावित कर पाता है। और यही वजह है कि कमजोर इम्यूनिटी वाले जो बुजुर्ग हैं वो भी आसानी से इसके निशाने पर आ जाते हैं। यानी कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं, उम्र उनकी चाहे जो भी। और अब उस सवाल का जवाब भी जान लीजिए जिसको लेकर कई तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही है और जिसकी वजह से इतना डर है कि क्या यह वायरस जानलेवा हो सकता है। तो इसका जवाब भी चीन से ही आया। चीन का हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है कि जिन बच्चों में पहले से सांस से जुड़ी बीमारियां रही हैं उनमें से 1% बच्चों के लिए यह वायरस जानलेवा साबित हो सकता है। बाकी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं और चीन से जो खबरें आ रही है कि वहां बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है, तो उसकी सच्चाई यह है कि वहां बहुत सारे दूसरे वायरस भी इस समय संक्रमण कर रहे हैं। ठंड के मौसम में कई तरह के न्यूमोनिया से जुड़े हुए वायरस और रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करने वाले वायरस एक्टिव हो जाते हैं और उनका एक साथ संक्रमण होने की वजह से स्थिति कॉम्प्लिकेट हो जाती है और उसकी वजह से मौतें हो रही। इसलिए इस वायरस को लेकर फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, किसी तरीके से पैनिक करने की जरूरत नहीं। तो बहरहाल देश का मूड मीटर में अब वक्त है महाकुंभ की महागाथा का और आपको ये बताने का कि नागा साधुओं के खिलाफ एक बड़ी जहरीली साजिश किसने और कहां रची थी। तो नागा सन्यासी योद्धाओं का रहस्य हर महाकुंभ का एक सबसे बड़ा आकर्षण रहता है और उनकी युद्ध कला से लेकर उनकी साधना और सिद्धियों को लेकर कई तरह की कहानियां कहीं सुनी जाती रहती हैं और सदियों से भारतवासियों से लेकर विदेशियों तक सबको कौतूहल में डालती रही है नागा साधुओं से जुड़ी हुई कहानियां। सनातन के लिए हर पल जान हथेली पर रखने वाले इन सन्यासी योद्धाओं की शौर्य गाथा का अनसुना अध्याय मैं महाकुंभ की नागा सीरीज में 4 दिसंबर से ही आप तक पहुंचा रहा हूं और आज इसी कड़ी में वो चौंकाने वाली ऐतिहासिक घटना आपके सामने रखूंगा जिसे बेहद चालाकी से इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया ताकि इस पर कभी कोई सवाल ना उठ सके, कोई चर्चा ना हो सके और नागा समाज के साथ संत समाज के साथ हुए एक बहुत बड़े साजिश को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। लेकिन उनके साथ नागा साधुओं के साथ जो हुआ वो उनकी परंपराओं में, उनके अपने रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। ये घटना नागा सन्यासियों की पूरी एक छावनी को एक झटके में खत्म कर देने की साजिश थी जिसके पीछे गुजरात के जूनागढ़ के निजाम के मन में बैठा हुआ एक डर था। वो डर जिसे उनके मन में धीरे धीरे बिठाया गया था नागा साधुओं को लेकर। जूनागढ़ के निजाम इस कदर खौफ में थे कि उन्होंने गिरनार पर्वत पर मौजूद जूनागढ़ अखाड़े की पूरी नागा छावनी को जहर पिलाकर मारने का साजिश रचा, जिसमें तब 2000 नागा योद्धा सन्यासी शामिल। यह सनसनीखेज घटना करीब 139 साल पुरानी। नागा महाकुंभ सीरीज की यह अनसुनी गाथा आपको बताऊं उससे पहले जूनागढ़ और गिरनार पर्वत के बारे में जानिए। जूनागढ़ से गिरनार पर्वत की दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर और जूनागढ़ अभी गुजरात का 7वां सबसे बड़ा शहर। लेकिन आज से 139 साल पहले सन 1885 में जूनागढ़ के निजाम की गिनती हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे सबसे अमीर रियासत के तौर पर हुआ करती थी। इसीलिए देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान हैदराबाद के साथ साथ जूनागढ़ को भी अपने साथ मिलाना चाहता, लेकिन सरदार पटेल ने ऐसा होने नहीं दिया।
खैर, अब बात करते हैं जूनागढ़ के निजाम के उस खौफनाक साजिश की जिसके निशाने पर जूना अखाड़े के नागा योद्धाओं की पूरी छावनी थी। तो सन 1885 का साल था और उत्तराखंड के हरिद्वार में अर्ध कुंभ लगने वाला था। गिरनार पर्वत से नागा योद्धाओं की पूरी छावनी हरिद्वार जाने की तैयारी में जुटी थी। तब जूनागढ़ के निजाम ने अपने दीवान के जरिए गिरनार पर्वत पर मौजूद नागाओं को एक संदेश भेजा और उनसे कहा कि हरिद्वार जाने से पहले नागा साधुओं के सम्मान में वो दरबार में भोजन की व्यवस्था उन्होंने की और वो उसमें शामिल होने का उन्हें निमंत्रण देते। दस्तावेजों के मुताबिक तब जूनागढ़ के निजाम मोहम्मद महबूब अली खान थे और जूनागढ़ से 7 किलोमीटर दूर गिरनार पर्वत की तलहट्टी में तब भगवान महादेव का 5 दिनों का सालाना मेला चल रहा था, जिसकी वजह से नागा सन्यासी बड़ी तादाद में गिरनार पर्वत पर मौजूद थे और अपनी युद्ध कला का अभ्यास और उसका प्रदर्शन वहां लगातार कर रहे। निजाम के दरबारियों ने निजाम को नागा योद्धाओं के खिलाफ यह कहकर उकसाना शुरू किया कि अगर नागा सन्यासियों को अभी नहीं रोका गया तो जूनागढ़ पर कब्जा कर ले। और इसी डर में आकर निजाम ने पहले नागा योद्धाओं को रोकने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन नागा योद्धाओं ने उन्हें खदेड़ दिया। तब निजाम ने सुलह का बहाना बनाकर नागा छावनी को भोजन का न्योता भेजा। जूना अखाड़े की तरफ से 2000 नागा योद्धा निजाम के निमंत्रण पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। लेकिन उसकी आड़ में उनकी जान लेने की कैसी साजिश रची गई थी, यह आप जानकर हैरान हो जाएंगे। उनके भोजन में जहर मिला दिया गया और नागा सन्यासी भोजन के बाद जब गिरनार लौटे तब तक उन पर जहर का असर शुरू हो गया। 200 से ज्यादा नागा योद्धाओं की मौत हो गई जहर की वजह से। जब बड़े पैमाने पर नागा योद्धाओं की टुकड़ी जहर की चपेट में थी तो निजाम के सैनिकों ने उसी समय उन पर हमला बोल दिया। लेकिन उस हाल में भी नागा योद्धा निजाम की सेना पर भारी पड़े। ये लड़ाई नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग की सुरक्षा में तैनात नागनाथ छावनी के नागाओं ने लड़ी और नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग का गुजरात में जो प्रचलित नाम है वो नागनाथ मंदिर है और उनकी सुरक्षा में तब जूना अखाड़े के नागा योद्धाओं की तैनाती होती थी। निजाम की सेना ने जब हमला बोला तब नागा योद्धा जहर के असर में थे। लेकिन कहते हैं कि नागनाथ छावनी के योद्धाओं ने तब अपने गुरु भगवान दत्तात्रेय की धुना की राख माथे पर उठाकर लगाई और हर हर महादेव के नारों के साथ निजाम की सेना को 7 किलोमीटर तक खदेड़ दिया। निजाम मानकर बैठ गया था कि एक एक कर छावनी के सारे नागा योद्धाओं की मौत तय है, लेकिन जहर के असर को काटने के लिए नागा योद्धाओं को हठ योग की साधना करवाई गई और जिसकी वजह से ज्यादातर नागा योद्धा सुरक्षित बच गए। इस घटना के बाद निजाम की सेना ने फिर कभी भी गिरनार पर्वत की तरफ झांकने की हिम्मत नहीं। जूनागढ़ के निजाम की साजिश का पूरा अध्याय जूना अखाड़े के दस्तावेजों में दर्ज है। जूना अखाड़े के नागा सन्यासी बाकायदा इसका जिक्र भी करते हैं। गिरनार पर साधना करने आने वाले नागा साधुओं को इस इतिहास के बारे में बताया जाता है, लेकिन इतिहास की किताबों में इसे कहीं जगह नहीं दी गई। सवाल यह है कि नागा सन्यासियों ने निजाम के भोजन का जो निमंत्रण था उसको कबूल ही क्यों किया, जबकि कुछ दिन पहले ही उनकी लड़ाई हो चुकी। तो उसकी वजह नागा साधुओं का वो नियम था जिसके मुताबिक गुरु के नाम से दिया गया आदेश या गुहार वो किसी भी कीमत पे ठुकराते नहीं। निजाम ने उकसावे में आकर और डर कर उनके खिलाफ साजिश रची और यह साजिश रच रहा है, इसकी खबर नागा छावनी को एक तरीके से पहले से थी। लेकिन नागा सन्यासियों ने यहां सनातन के उस नियम का पालन किया जिसके तहत गुरु के शरणागत होने वाले अपराधी को भी क्षमादान देना पड़ता है।
निजाम की तरफ से उनके गुरु का नाम लेकर न्योता भेजा गया। इसीलिए नागा सन्यासी अपनी उस प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे जो उन्हें पंचगुरु सन्यास के वक्त दिलाते हैं, और इसीलिए यह मालूम होने के बावजूद कि उनके खिलाफ साजिश हो सकती है, उन्होंने निजाम का न्योता स्वीकार किया। तो अब देश का मूड मीटर में आपको दिखाते हैं एक और चौंका देने वाली खबर कि जब दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले सीईओ की चर्चा होती है तो गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नाडेला जैसे भारतीय मूल के सीईओ के नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं। लेकिन आज हम आपको उस भारतीय मूल के सीईओ के बारे में बताएंगे जिसकी सैलरी सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं क्वांटम स्केप नाम की जो कंपनी के फाउंडर और कंपनी के पूर्व सीईओ जगदीप सिंह, जिनको सैलरी के तौर पर साल में 17,500 करोड़ रुपए मिले, यानी कि 17,500 करोड़ रुपए। अब इस सैलरी को हर रोज की सैलरी के तौर पे देखेंगे, दिहाड़ी के तौर पे देखेंगे तो एक दिन की सैलरी 48 करोड़ रुपए। और इस तरीके से जगदीप सिंह दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय बन गए। उनकी जितनी सैलरी है उतना तो बहुत सारी कंपनियों का टोटल रेवेन्यू नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सैलरी मिलने की वजह क्या है। यह जानने से पहले जान लीजिए जरा कि क्वांटम स्केप कंपनी है क्या। तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से एमबीए करने वाले जगदीप सिंह ने 2010 में क्वांटम स्केप कंपनी की शुरुआत की और एक कंपनी रिचार्जेबल लिथियम मेटल बैटरी बनाती है। इन बैटरियों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी में होता है। क्वांटम स्केप कंपनी में बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का पैसा लगा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि क्वांटम स्केप से जगदीप सिंह को इतनी तगड़ी सैलरी कैसे मिली। तो दरअसल क्वांटम स्केप साल 2020 में अमेरिकी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई और ईवी में इस्तेमाल होने वाली बैटरी बनाने की वजह से कंपनी का मार्केट प्राइस तेजी से बढ़ा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का बड़ा ही ट्रेंड है और इससे जुड़ी कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। तो जगदीप सिंह के सैलरी पैकेज में करीब 2.3 बिलियन डॉलर के शेयर भी शामिल। तो जगदीप सिंह ने जब फरवरी 2024 में क्वांटम स्केप कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया तो उन्हें जो शेयर मिले थे सैलरी के तौर पर, उसकी कीमत में जो तेजी से बढ़ोतरी हुई उसकी वजह से उनकी सालाना सैलरी करीब 17,500 करोड़ रुपए पहुंच गई और इस तरीके से जगदीप सिंह दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले सीईओ बन गए। अभी जो देखा जाए तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई दुनिया के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले सीईओ थे जगदीप सिंह से पहले, जिनकी सालाना सैलरी 1854 करोड़ रुपए है, यानी कि करीब 1850 करोड़ रुपए। यानी जगदीप सिंह की सैलरी अगर उस हिसाब से देखेंगे तो सुंदर पिचाई की सैलरी से करीब 9 गुना ज्यादा है। तो इस तरीके से जगदीप सिंह आजकल इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सैलरी इतनी ज्यादा है कि जिसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सारी कंपनियां जितना कुल रेवेन्यू नहीं कर सकती उतना जगदीप सिंह की सैलरी। बहुत सारे लोग हर घंटे के हिसाब से इन्हें कितने पैसे मिलते हैं उसके बारे में भी आकलन कर रहे हैं कि अगर 48 करोड़ अगर रोज के मिल रहे हैं तो हर घंटे उन्हें कितना पेमेंट मिल रहा है। बहुत सारे लोग इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि हर घंटे 2 करोड़ रुपए के हिसाब से जगदीप सिंह को सैलरी मिली। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल और इस तरीके से आजकल जो नए बिजनेस में आने वाली कंपनियां हैं उनके मार्केट वैल्यू में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होने की वजह से बहुत सारे लोग रातों रात अमीर हुए हैं और बहुत सारे लोगों की किस्मत बदल गई। जगदीप सिंह ऐसे ही लोगों में शामिल।
तो दुनिया में भारतीय मूल के जो सीईओ हैं या जो उद्यमी हैं, उन्होंने एक से बढ़कर एक मुकाम बनाया है, एक से बढ़कर एक कामयाबी की इबारतें लिखी है। लेकिन जो जगदीप सिंह ने जो कारनामा किया है वो एक लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत।